Wish all of you blessings. इक्विवेलेंस के हवाले से आज हम वर्नर कोलर के काम को ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो ट्रांसलेशन स्टडीज में कह लीजिए की टर्म के तौर पर काम करती है और जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रही हैं, कोलर ने एक्चुअली इक्विवेलेंस के हवाले से ही काम किया, लेकिन उसने क्या काम किया, उस काम को समझने के लिए बेहतर होगा हम एक मर्तबा फिर रिवाइज कर लें इक्विवेलेंस की जनरल डेफिनेशन को। वेल, इक्विवेलेंस मीन्स दैट सोर्स टेक्स्ट एंड टारगेट टेक्स्ट शेयर सम काइंड ऑफ सेमनेस। सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट में अगर सेमनेस है तो ये इक्विवेलेंस है। वो सेमनेस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की हो सकती है, वो सेमनेस कल्चरल सेटिंग्स की हो सकती है। वट एवर सेमनेस, वो इक्विवेलेंस बन जाएगी या कहलाएगी। एक और इंपॉर्टेंट टर्म जिसका जिक्र यूजीन निदा ने और वर्नर कोलर ने किया, वो टर्म है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है? Correspondence refers to structural similarities and differences between two languages. Basically, correspondence जो है ये ट्रांसलेशन स्टडीज की टर्म नहीं है, ये कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स की टर्म है। कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स में हम दो लैंग्वेजेस के एक्चुअली सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की स्टडी करते हैं और दो लैंग्वेजेस की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस मींस उनके ग्रामर की सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस वगैरह वगैरह, ये सब की सब जिस टर्म में आती हैं वो टर्म कॉरेस्पॉन्डेंस है। कोलर ने इक्विवेलेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस को डिफरेंशिएट किया और उसने इस काम के लिए एक टेबल प्रेजेंट किया। रिसर्च एरिया के लिहाज से कॉरेस्पॉन्डेंस कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स की टर्म है और वो कहते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस फिनोमिना एंड कंडीशंस describing corresponding structures and sentences in the source language and target language systems। यानी वो कहते हैं कि कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स में हम जो ये फिनोमिनन कॉरेस्पॉन्डेंस का देखते हैं और इसकी कह लीजिए कि स्टडी करते हैं, तो वो बेसिकली जो स्टडी हम कर रहे होते हैं या जो रिसर्च हम कर रहे होते हैं वो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस के जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, कि हाउ टू फॉर्म सेंटेंस, हाउ टू डिराइव मीनिंग्स, व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस, इन सब सिस्टम्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैं, मींस क्या सिमिलैरिटीज क्या डिफरेंसेस है, तो एक्चुअली स्टडी उनकी की जाती है। तो यूजीन कोलर ने इन चीजों को बताया कि ये कॉन्ट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स में आती हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिकली जो रिसर्च करती है वो कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स में करती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन ट्रांसलेशन से नहीं है। दूसरी तरफ इक्विवेलेंस का ताल्लुक साइंस ऑफ ट्रांसलेशन, एक्चुअली जर्मनी में जो जर्मन वर्ड ट्रांसलेशन के लिए था वो जर्मन वर्ड था यूजीन निदा की तरफ से, और उसका मीनिंग ट्रांसलेशन स्टडीज की बजाय ट्रांसलेशन साइंस या आसान लफ्जों में साइंस ऑफ ट्रांसलेशन बन गया। तो फिर इस वर्ड को जर्मनी के अंदर और रिलेटेड और यू कह लीजिए कि जो नेबरहुड थे उनमें अडॉप्ट कर लिया गया, और कोलर खुद भी जो है ये जर्मन ही था, तो इसने भी फिर साइंस ऑफ ट्रांसलेशन ही उसको डिस्क्राइब किया। अच्छा, ट्रांसलेशन स्टडीज को अब रिसर्च एरिया जो इक्विवेलेंस का है वो साइंस ऑफ ट्रांसलेशन है, ठीक है, और इसमें मोस्टली
according to Kohler, hierarchy of utterances and texts in source language and target language according to equivalence criteria देखे जाते हैं। यानी आप एक्चुअली हायरार्की यानी रैंक्स बना लेते हैं, एक लेवल्स वो डिफाइन कर लेते हैं, अट्रेंसेस का भी टेक्स्ट का भी। अट्रेंसेस यानी जो स्पीक किए गए वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं उनकी भी रैंकिंग कर लेते हैं कि जब हमने सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो कौन सी सेंटेंस के अंदर आई हुई बात है जिसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, थर्ड प्रायोरिटी किसको देनी है, एंड सो ऑन। और फिर हमने उन प्रायोरिटीज को देखते हुए उनमें इक्विवेलेंस करनी है। ठीक है, तो ये हायरार्की ऑफ अट्रेंसेस यानी वो इस तरह से इसको करता है कि इक्विवेलेंस का ताल्लुक बेसिकली ट्रांसलेशन से है। नॉलेज में वो बात करते हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ये बेसिकली जिस नॉलेज पर बेस करती है वो बेसिकली लॉन्ग है। ठीक है, जो सोसियो ने लॉन्ग का कॉन्सेप्ट दिया था वो ओवरऑल लैंग्वेज सिस्टम के हवाले से था। कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स में चूंकि दो लैंग्वेजेस के ओवरऑल हम लैंग्वेज सिस्टम को ही देख रहे हैं तो इट मींस कि दोनों लैंग्वेजेस के लॉन्ग को एक्चुअली हम देख रहे हैं। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है इसके लिए जो नॉलेज बेस बनता है वो लॉन्ग का नॉलेज है। साइंस ऑफ ट्रांसलेशन में परोल जो सोसियो ही की टर्म है, ठीक है, और परोल के बारे में हम जानते हैं कि इंडिविजुअल स्पीकर जो ओवरऑल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है उसमें से कौन से वर्ड्स और किस स्ट्रक्चर के तहत और किस स्टाइल में खुद वो इस्तेमाल करता है, इसमें वो आते हैं कि इंडिविजुअल स्पीकर स्पीच कैसे करता है, तो परोल वो हो जाती है। दूसरे लफ्जों में लॉन्ग ओवरऑल लैंग्वेज बन जाती है और परोल स्पीच बन जाती है स्पीकर्स की। तो जो ट्रांसलेशन की साइंस है उसमें इक्विवेलेंस का ताल्लुक परोल के साथ है। सादा लफ्जों में आप यूं कह लीजिए कि जो टेक्स्ट लिखे गए हैं यानी सोर्स लैंग्वेज का टेक्स्ट जिसको आपने टारगेट लैंग्वेज में कह लीजिए ट्रांसलेट करना है, तो सोर्स लैंग्वेज का टेक्स्ट ऑब्वियसली लॉन्ग नहीं है बल्कि वो परोल है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स लैंग्वेज के इस्तेमाल किए गए हैं, ओवरऑल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की गई, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये परोल बन जाता है। तो फिर इक्विवेलेंस के हवाले से जो आपको नॉलेज दरकार है वो परोल का है, किसी भी लैंग्वेज का, सोर्स लैंग्वेज का या टारगेट लैंग्वेज का। एक पर्सन जो कॉरेस्पॉन्डेंस में कॉम्पिटेंस हासिल करना चाहता है वो बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस हासिल करना चाहता है। सादा लफ्जों में यूं कह लीजिए कि सोर्स लैंग्वेज तो चूंकि मोस्टली मदर लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो एक पर्सन जो कॉरेस्पॉन्डेंस में अपनी जो अपने स्किल्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं, अपनी मास्टरी बिल्ड कर रहे हैं, तो वो टारगेट लैंग्वेज में कॉम्पिटेंस हासिल कर रहे हैं कि उसको ओवरऑल पता हो कि टारगेट लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं और वर्ड्स कौन से इस्तेमाल होते हैं और उन वर्ड्स का इस्तेमाल किस किस सेंस में होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें। दूसरी तरफ अगर किसी ने इक्विवेलेंस में कमांड हासिल करनी है तो एक्चुअली ये ट्रांसलेशन कॉम्पिटेंस है कि अगर तो वो सेमनेस सोर्स लैंग्वेज या सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट में कर पाता है तो ये उसकी ट्रांसलेशन कॉम्पिटेंस है। ठीक है, प्रोबेबली उसमें, और इसमें एक्चुअली वो लिंक आ जाता है कि फॉरेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस हो तब ही आप जो ट्रांसलेशन कॉम्पिटेंस है वो अचीव करते हो, लेकिन जो कोलर है वो इन दोनों को अलग अलग रखता है। ठीक है, और वो इनको इकट्ठा प्रेजेंट नहीं करता, ताहम फिर भी वो कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इक्विवेलेंस का रिलेशन जो है वो जरूर जोड़ता है कि ट्रांसलेशन के अंदर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ डिफरेंसेस थे जो उसने प्रेजेंट किए कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इक्विवेलेंस के। कॉलर जो है ये इक्विवेलेंस की टाइप्स प्रेजेंट करता है, यानी हमें किन किन एरियाज में सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट में सिमिलैरिटीज लानी है ट्रांसलेट करते हुए, तो वो इन चीजों को टाइप्स में डिफाइन करता है इक्विवेलेंस की। पहले नंबर पे वो जिक्र करता है डिनोटेटिव इक्विवेलेंस।
ठीक है, उसका कहना है कि उसके मुताबिक डिनोटेटिव इक्विवेलेंस इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंस ऑफ द एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट। इसका एक और नाम कंटेंट इनवेरिएंस भी है। सादा लफ्जों में यूं कह लीजिए, कॉलर ये कहना चाहता है कि सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट में जो वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे सोर्स टेक्स्ट के एक वर्ड को आपने टारगेट टेक्स्ट में ट्रांसलेट किया, तो अगर तो वो दोनों वर्ड्स जो मीनिंग है, मीनिंग के लिहाज से एक ही सिमिलैरिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये डिनोटेटिव इक्विवेलेंस है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश का रैबिट और उर्दू का खरगोश, ठीक है, इन दोनों में एक्चुअली डिनोटेटिव इक्विवेलेंस है। किस लिहाज से? रैबिट का जो इमेज एक अंग्रेज के दिमाग में बनेगा, खरगोश का वही इमेज हमारे दिमाग में भी बनेगा। तो इट मींस कि जो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक कंटेंट है, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक कंटेंट के वो वर्ड किस यू कह लीजिए कि फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है या उसकी सेटिंग क्या है, वो वर्ड किस तरह से, किस एनवायरनमेंट या क्या इमेज प्रोड्यूस करता है दिमाग में, तो वो इमेज अपने एक्सपीरियंस से जो स्पीकर्स ने बिल्ड किए होते हैं, वो जो इमेज होता है वो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक कंटेंट में आ जाता है। तो डिनोटेटिव इक्विवेलेंस में अगर एक वर्ड ट्रांसलेटेड फॉर्म में भी वही इमेज प्रोड्यूस कर दे रीडर के अंदर, तो इट मींस कि ये जो इक्विवेलेंस या सिमिलैरिटी है, ये डिनोटेटिव इक्विवेलेंस कहलाएगी और इसको कंटेंट इनवेरिएंस भी कहा जाता है। दूसरी टाइप जो इक्विवेलेंस की प्रेजेंट की कॉलर ने, वो है कोनोटेटिव इक्विवेलेंस। वो कहता है कि इट इज रिलेटेड टू द लेक्सिकल चॉइसेस स्पेशली बिटवीन नियर सिनोनिम्स। अल्फाज के चुनाव की वो बात करता है। कभी कभी कुछ अल्फाज होते हैं जो मेटाफोरिकल सेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में एक कह लीजिए इडियम या फ्रेज है कि नीडल इन द हे स्टैक, ठीक है। तो नीडल इन द हे स्टैक जो है, अब उसको अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपको ऐसे अल्फाज चुनने हैं जो, ये ऐसी लेक्सिकल चॉइसेस करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो तकरीबन तकरीबन नीडल इन द हे स्टैक ही की सेंस प्रोड्यूस करें और इमेज भी वही प्रोड्यूस कर दें। तो फिर ऐसी सूरत में ये कॉनोटेटिव इक्विवेलेंस बन जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट सिनोनिमस वर्ड्स आप चूज करें जो मीनिंग में और सेटिंग के लिहाज से एक जैसी सेंस प्रोड्यूस करे। जिस तरह वो आप कहते हैं कि आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, तो जब आपने उर्दू में इसको ट्रांसलेट करने, तो आपको कोशिश करनी होगी कि इस तरह के सिनोनिमस अल्फाज इस्तेमाल करें जो वही सेंस या वही इमेज प्रोड्यूस करें। ये बात ज़हन में रखिएगा, कॉनोटेटिव इक्विवेलेंस में जो इमेज का ताल्लुक है, जिस तरह रैबिट और खरगोश का था, ये सेम वैसा नहीं है। रैबिट और खरगोश में तो था कि वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में जिस तरह का वैसा ही आए। कॉनोटेटिव इक्विवेलेंस में जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल वर्ड्स के थ्रू दिया गया, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल फॉर्म में आए। मिसाल के तौर पे आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर का मतलब है कि भी एक मुश्किल से निकले दूसरी मुश्किल में फंस गए। तो ये है उसकी कह लीजिए ओरिजिनल सेंस। तो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए यही सेंस जो वर्ड्स या लेक्सिकल चॉइसेस आप करें वो प्रोड्यूस करने वाले हों, तो फिर वो नियर सिनोनिम्स होंगे और ये कनोटेटिव इक्विवेलेंस कहलाएगी। इसको स्टाइलिस्टिक इक्विवेलेंस का नाम भी दिया जाता है। थर्ड टाइप इक्विवेलेंस की जो कॉलर ने बताई, वो है टेक्स्ट नॉर्मेटिव इक्विवेलेंस। वो कहते हैं इट इज रिलेटेड टू टेक्स्ट टाइप्स with different kinds of texts behaving in different ways। ये रिलेटेड है टेक्स्ट टाइप से। देखिए, हर लैंग्वेज में टेक्स्ट टाइप्स कुछ तो हैं जो उस लैंग्वेज की यूनिक टेक्स्ट टाइप्स होती हैं और कुछ हैं जो कॉमन होती हैं। मिसाल के तौर पे अदालती निज़ाम,
ऑलमोस्ट दुनिया की हर लैंग्वेज या हर कल्चर में या हर एक कम्युनिटी में है। और स्टाम्प पेपर्स लिखे जाते हैं तकरीबन दुनिया की हर लैंग्वेज में ही, प्रॉबेबली कुछ लैंग्वेजेस में ना भी लिखे जाते हों और वो दूसरी लैंग्वेजेस में लिखते हों। तो वट एवर केस, ऑलमोस्ट तकरीबन एक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के बारे में ये पॉसिबिलिटी होती है कि भाई उनके अंदर इस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। अब अगर एक स्टाम्प पेपर आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे वो ये जिक्र कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट हैं जब उनको ट्रांसलेट किया जाए तो कोशिश की जाए कि जो सेंस, जो एक फीलिंग या जो एक फोर्स या इंटेंसिटी एक सोर्स टेक्स्ट की लैंग्वेज में है, वही टारगेट टेक्स्ट की लैंग्वेज में भी या ट्रांसलेशन में भी शो होनी चाहिए। अगर वो शो हो जाती है तो ये टेक्स्ट नॉर्मेटिव इक्विवेलेंस है। मिसाल, लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, तो आप जब लेटर लिखते हैं इंग्लिश में तो आपसे कहते हैं डियर एन, ठीक है, तो उर्दू में जब आपको ट्रांसलेट करना है तो आपके पास कोशिश करनी है कि आपने वो अल्फाज चूज करनी है जो वही सेंस उर्दू में भी प्रोड्यूस कर दें और उर्दू के अंदर लेटर का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो आपको सोर्स लैंग्वेज का लेटर फॉर्मेट और टारगेट लैंग्वेज का लेटर फॉर्मेट दोनों को मद्देनजर रखना है और अल्फाज के चुनाव में सिमिलैरिटी लाने की कोशिश करनी है कि ना तो मीनिंग जो है वो खराब हो और ना ही स्ट्रक्चर्स दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आने वाले उन टेक्स्ट के फॉर्मेट्स या कह लीजिए वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो डियर एन को आप प्यारी एन भी कर सकते हैं, अजीजम एन भी कर सकते हैं, ठीक है, अजीजा ज्यादा आई थिंक मुनासिब होगा, अजीजा एन। तो इस तरह करके आप जो है फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सादा लफ्जों में यूं कह लीजिए कि टेक्स्ट नॉर्मेटिव इक्विवेलेंस मोस्टली जो ये फॉर्मल टेक्स्ट टाइप्स हैं उनकी ट्रांसलेशन में सिमिलैरिटी की एक टाइप है इक्विवेलेंस में, ठीक है। और इसमें खैर जरूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ फॉर्मल टाइप्स ही लें, जैसे मैंने स्टाम्प पेपर्स यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स बताए और लेटर वगैरह का जिक्र किया, इस पे दूसरे टेक्स्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, जिनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ऑलमोस्ट फॉर्मल जितने भी टेक्स्ट ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनका उनका ही ये फॉर्मेट होता है स्पेसिफिक। तो इनफॉर्मल जो टेक्स्ट होते हैं उनके इतने ज्यादा फॉर्मेट्स नहीं होते। तो टेक्स्ट नॉर्मेटिव इक्विवेलेंस आप बस ये ज़हन रखिए कि मोस्टली ये जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं ये उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन टेक्स्ट टाइप्स में और भी आ सकती हैं, मे बी इसमें पोइट्री वगैरह भी आ जाती हो, ठीक है, उसका भी एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है और हर लैंग्वेज का अपना अपना स्टाइल होता है, तो इसमें वो भी आ सकते हैं। फोर्थ टाइप इक्विवेलेंस की प्रैग्मेटिक इक्विवेलेंस, इसे कम्युनिकेटिव इक्विवेलेंस भी कहते हैं। कॉलर के मुताबिक इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द रिसीवर ऑफ द टेक्स्ट और मैसेज। नीदा ने जो डायनामिक इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट दिया था वो था कि टारगेट टेक्स्ट का जो रीडर है उसको फोकस करके और उसको यूं कह लीजिए टारगेट करके आपने ट्रांसलेशन करनी है कि भाई टारगेट टेक्स्ट के रीडर को बिल्कुल भी एलियनेशन फील ना हो और उसको यूं लगे कि ये तो मेरे लिए ही लिखा गया, ठीक है, और ये तो मतलब फील ही नहीं हो रहा कि ये किसी और लैंग्वेज का टेक्स्ट है जो ट्रांसलेट हुआ है। उसी को प्रेजेंट कर रहा है कोलर प्रैग्मेटिक इक्विवेलेंस या कम्युनिकेटिव इक्विवेलेंस की सेंस में, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक वाकया जो ओल्ड हिस्ट्री का है जिसमें दिखाया जाता है कि जी जंग हो रही थी तो वो घोड़े लेकर तेज तेज रवाना हुए, तो आपको अगर न्यू ट्रांसलेशन उसकी करनी है तो फिर प्रोबेबली इसमें आप यूं भी कर सकते हैं कि घोड़ों की जगह बाइक्स ले लें, ठीक है, कि शायद आप घोड़ों के ऊपर सफर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर एक ये भी आ सकता है। लेकिन अगर तो जो टारगेट टेक्स्ट कम्युनिटी है वो घोड़ों पे ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट को जानती है तो फिर आप घोड़े ही रहने देंगे, बेशक वो माइनर लेवल पे जानते हो,
या यूं कह लीजिए कि उन्होंने जिंदगी, सारों ने अपनी जिंदगी में कोई एक दो दफा ही देखा हो किसी को अपने सोसाइटी में घोड़ों पे घूमते, लेकिन अगर देखा है सबने तो फिर घोड़े ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा ही नहीं मेजॉरिटी ने, तो फिर आप बाइक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी उन्होंने तो बाइक्स देखी हुई हैं। ठीक है, तो प्राग्मेटिक इक्विवेलेंस इस सेंस में ट्रांसलेशन के अंदर सिमिलैरिटी ढूंढती है। लास्ट टाइप ऑफ इक्विवेलेंस जो कॉलर ने बताई वो है फॉर्मल इक्विवेलेंस, which is related to the form and aesthetics of the text, includes word plays and the individual stylistic features of the source text. अच्छा, ये जो फॉर्मल इक्विवेलेंस है, पहले नंबर पे तो इसको निदा की वो फॉर्मल इक्विवेलेंस नहीं समझना। याद रखिए कि निदा ने जो फॉर्मल इक्विवेलेंस बताई थी वो थी कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के अंदर आप जो सोर्स टेक्स्ट है उसके करीब तरीन रहें, वर्ड फॉर वर्ड एक्चुअली उसने ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट नियरेस्ट उसने कॉन्सेप्ट दिया था फॉर्मल इक्विवेलेंस में। लेकिन जो कोलर की फॉर्मल इक्विवेलेंस है ये डिफरेंट है। वो कहता है कि भाई जो टेक्स्ट के अंदर स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया सोर्स टेक्स्ट में, और जो वर्ड्स की ब्यूटी के लिए उन्होंने मतलब डिवाइसेस इस्तेमाल किए हैं, कोशिश की जाए कि जो टारगेट टेक्स्ट है उसमें उनको लाया जाए। इसकी एक सादा सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे उर्दू में आप जानते हैं कि शायरी के अंदर राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं मोस्टली एंड पे। ठीक है, अल्लामा इकबाल की कुछ रुबायात हैं, उनको एक इंग्लिश ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करते हुए फॉर्मल इक्विवेलेंस का ख्याल रखा। यानी अल्लामा इकबाल की जो रुबायात हैं, रुबाई है, ठीक है, रुबायात में उन्होंने हम काफिया अल्फाज एंड पर दिए हुए हैं। ठीक है, रुबाई का जो पैटर्न है वो यूं होता है कि आप इंग्लिश के लिहाज से अगर इसको राइम स्कीम देखना चाहें तो वो होती है A A B A। ठीक है, यानी राइमिंग वर्ड्स 4 लाइंस होती हैं। रुबाई लफ्ज असल में रबा से निकला है, रबा का मीनिंग अरेबिक लैंग्वेज में 4 होता है। तो ये 4 मिसरों का जो एक स्टैंजा होता है उसको रुबाई कहते हैं उर्दू में। अच्छा, तो ये जो रुबाई है इसमें A A B A राइम स्कीम होती है। इसकी आप मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सी देख सकते हैं उर्दू लिटरेचर में। अच्छा, अब ये जो A A B A स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो मीटर इस्तेमाल किया अल्लामा इकबाल ने, जिसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक है, मेरे माइंड से उसका नाम एक्चुअली इस टाइम स्लिप हो गया है। तो उस पर्सन ने क्या कमाल किया कि उसने कंटेंट के अंदर जो सेंस है वो भी बरकरार रखी। ठीक है, और जो तो राइम्स की राइमिंग वर्ड्स थे A A B A की सेंस में, उसने सेम वैसा ही पैटर्न राइमिंग वर्ड्स का भी तरतीब दिया। मीटर का भी ख्याल रखा, मीटर भी ऑलमोस्ट सेम रखा। ये है फॉर्मल इक्विवेलेंस कि भाई जो ओरिजिनल टेक्स्ट की फॉर्म और ब्यूटी थी वर्ड्स की, जब आप उसको टारगेट टेक्स्ट में लाते हो तो आप कोशिश करो कि जिस हद तक मुमकिन है स्टाइलिस्टिक फीचर्स वही वाले इस्तेमाल करने के वो आप करो। मिसाल के तौर पे S T कॉलरिज की वो बड़ी फेमस लाइंस हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की, वाटर वाटर एवरीवेयर। अब ये वाटर वाटर एवरीवेयर उसने इसमें कह लीजिए कि एक तरह से वो इस्तेमाल की है, एलिट्रेशन इस्तेमाल की है। आपने अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और आप कोशिश कर भी सकते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि नंबर एक तो आप एलिट्रेशन किसी तरह ले आए। मसलन वाटर वाटर में तो चलो हो सकता है आप ले ही आए पानी पानी, आब आब, ठीक है, कुछ भी इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एवरीवेयर के अंदर जो वर्ब है वाटर की तरह, ठीक है, वो किस तरह आप लाएंगे ये आपको सोचना है। तो अगर वो भी आप ले आते हैं तो इट मींस कि आपने स्टाइलिस्टिक फीचर्स का ख्याल रखा। ठीक है, तो जब इस तरह आप करते हैं तो कोलर के अकॉर्डिंग ये फॉर्मल इक्विवेलेंस है।
और इसको एक्सप्रेसिव इक्विवेलेंस का नाम भी दिया गया है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस कोलर ने एक्सप्लेन की हैं। कोलर कहते हैं कि द इक्विवेलेंसेस नीड टू बी हायरार्किकली ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेटिव सिचुएशन। हायरार्किकली वही वर्ड जो हमने शुरू में भी देखा था, ठीक है, कि तरतीब वार आप रैंक यानी प्रायोरिटी वाइज उनको एक तरतीब दे दें कि भाई पहले मैंने ये वाली इक्विवेलेंस करनी है इन्हीं 5 में से, ठीक है, कि पहले ये वाली मैंने करनी है। कम्युनिकेटिव सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है, जिसका मतलब कि टारगेट टेक्स्ट की कम्युनिटी को देख लें कि भाई उनको समझ किस तरह आएगी। तो इन 5 इक्विवेलेंसेस को तरतीब, मिसाल के तौर पे अगर आप इंग्लिश के किसी टेक्स्ट को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो प्रोबेबली उर्दू कम्युनिटी की जो प्रायोरिटीज हैं इक्विवेलेंस देखने की वो डिफरेंट हों अरेबिक कम्युनिटी से। तो जब आपने अरबी में ट्रांसलेट करना है तो आपको उनके मुताबिक वो जो ऑर्डर है या रैंक है वो सेट करना होगा। लेकिन अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो वहां पे वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की बात वो करता है कि अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेटिव सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको किस पे फोकस पहले करना है और ज्यादा करना है। A checklist for translationally relevant text analysis under the headings of। कोलर ने खुद एक चेकलिस्ट के तौर पे उसने लिस्ट यानी ये रैंक बना दिया कि भाई ये एक उसने कह लो कि तरतीब लगा दी, ठीक है, कि एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई इस तरह आप कर सकते हो। उसने कहा लैंग्वेज फंक्शन, ठीक है, और ये जो उसने दिया ये ऑलमोस्ट एक तरह से यूनिवर्सैलिटी उसने देख के दिया है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है जिसमें ये तरतीब आगे पीछे करनी पड़े। वो कहते हैं लैंग्वेज फंक्शन को पहले प्रायोरिटी दो कि भाई सोर्स टेक्स्ट का जो लैंग्वेज फंक्शन है वो इक्वल करना है आपने टारगेट टेक्स्ट में, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये इक्विवेलेंस आप ले आओ। कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखो, ठीक है, कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेंट के हैं जो सोर्स टेक्स्ट में है वही टारगेट टेक्स्ट में किस तरह आप ला सकते हो और इक्विवेलेंट कर सकते हो, इसको दूसरे नंबर पे वैल्यू दो। फिर वो कहता है लैंग्वेज स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यानी स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स वही आगे जो अभी आपने एंड में पढ़े हैं फॉर्मल इक्विवेलेंस की सेंस में, कि स्टाइलिस्टिकली भी कोशिश करें कि वही एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट्स और राइम स्कीम्स और बहुत से और डिवाइसेस जो भी हो सकते हैं, जितना आप उनको इक्विवेलेंट कर सको उनको थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंस स्टोर करो। फोर्थ नंबर पे वो कहते हैं फॉर्मल एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा ये लैंग्वेज स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी ये वो टेक्स्ट टाइप्स वाले हैं। फॉर्मल एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हैं वो जो लास्ट के ऊपर दर्ज किए गए हैं। तो लैंग्वेज स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में टेक्स्ट टाइप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपने पढ़े थे टेक्स्ट नॉर्मेटिव इक्विवेलेंस में, कि भाई कौन सा टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है, लेटर है, एप्लीकेशन है, ये वो, उसके अकॉर्डिंग आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। और फॉर्मल एस्थेटिक में इनकेस अगर कोई लिटरेरी टेक्स्ट हैं तो उनकी ब्यूटी को कायम रखना है, या जो फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उनके अंदर भी कोई ब्यूटी प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स आए हुए हैं तो उनका भी ख्याल कैसे रखना है। और लास्ट वो जिक्र करता है प्रैग्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है, यानी बिल्कुल एंड के ऊपर वो लेके आता है जो टेक्स्ट टारगेट टेक्स्ट का रीडर है उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आप समझ गए होंगे कि उसने जो प्रेजेंट किया उसने टारगेट टेक्स्ट का रीडर जो है उसको बिल्कुल एंड पे रखा कि भाई आप कोशिश करें कि जो सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट है इन दोनों की ब्यूटी को पहले देखें, इनमें लैंग्वेज फंक्शन, कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज स्टाइलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मल एस्थेटिक यानी लैंग्वेज से रिलेटेड बातों को पहले आप कोशिश करें कि इक्विवेलेंट कर दें ट्रांसलेट करते हुए, और एंड के ऊपर आप जो आपका टारगेट टेक्स्ट रीडर है आप फिर उसको वैल्यू दें कि ओके अब मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूं कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो उसको टारगेट टेक्स्ट रीडर को समझ नहीं आ रही। तो ये उसने कोलर ने एक प्रायोरिटी का एक कह लीजिए कि सिंपल सी चेकलिस्ट उसने बना कर दी है। विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, तो स्टे ब्लेस्ड।